नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शिक्षण कौशल की क्लास में। जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस था कि कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी को लेके। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ही चर्चित शब्द है। आप सभी ने सुना रखा होगा कि क्या होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये नहीं सुन रखा होगा कि क्या होता है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो इतना तो जरूर सुन रखा होगा कि कुछ होता है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दा रहता है कि क्या होता है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी की हम लोग बात करते हैं तो जानते हैं पहले कि कौन है ब्लूम, फिर क्या किया था ब्लूम ने, क्यों फेमस है ब्लूम। जब इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे फिर हम लोग जानेंगे धीरे धीरे कि क्या होती है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। चलिए सब लोग एक हेडिंग बना लीजिएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसको हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ब्लूम का विभाजन। ब्लूम का विभाजन, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या ब्लूम का विभाजन। अब सबसे पहले जानते हैं कि कौन है ब्लूम। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग इसको लिखेंगे। पहला पॉइंट, बेंजामिन एस ब्लूम, ये रहा इनका पूरा नाम, बेंजामिन यस ब्लूम। बेंजामिन यस ब्लूम यहूदी मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। काम धाम कहां हुआ इनका? अमेरिका में। बेंजामिन यस ब्लूम यहूदी मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। को हटा देते हैं, यहां क्या लिखने से फायदा, चलिए आगे लिख लेते हैं। बेंजामिन यस ब्लूम यहूदी मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब बात करते हैं हम लोग कि ये इतना ज्यादा फेमस क्यों हो गए। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आखिर कोई फेमस है तो क्यों फेमस है, उन्हें हम जानते हैं तो क्यों जानते हैं। ठीक है, तो उनको हम जानते हैं शिक्षण की दुनिया में उनके शैक्षिक उद्देश्यों के विभाजन के लिए। उन्हें मुख्यतः उनके शैक्षिक उद्देश्यों के विभाजन के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों के विभाजन के लिए जाना जाता है। इन्हें मुख्यतः इनके शैक्षिक उद्देश्यों के विभाजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कि इन्होंने अपने सहयोगियों क्रॉथवेल, क्या नाम है? क्रॉथवेल, इसको अंडरलाइन करके सब लोग लिखेंगे, क्रॉथवेल और मेसिया तथा मेसिया के साथ मिलकर किया। ठीक है, क्रॉथवेल तथा मेसिया के साथ मिलकर किया। ये देखिएगा अब आराम से, इन्हें क्यों जानते हैं तो इन्हें इनके शैक्षिक उद्देश्यों के विभाजन के लिए जाना जाता है, जो कि इन्होंने अपने सहयोगी क्रॉथवेल तथा मेसिया के साथ मिलकर किया था। ठीक है, तो और जानते हैं हम लोग इनके बारे में। यह जो सिद्धांत है ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, ये हमें कहां से पता चली, हमारी जानकारी में कहां से आई, तो इसको देखना है हमें।
ब्लूम का जो ये विभाजन है, ब्लूम का यह विभाजन, ब्लूम का यह विभाजन उनकी पुस्तक ब्लूम का यह विभाजन उनकी पुस्तक ब्लूम्स, क्या नाम था पुस्तक का? ब्लूम, क्या नाम था बताइए, एक सेकेंड बताइएगा, आप लोग कमेंट करके सब लोग बताएंगे। यह विभाजन उनकी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में प्रकाशित हुआ। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में प्रकाशित हुआ। तो ब्लूम का यह सिद्धांत कहां प्रकाशित हुआ? ब्लूम का यह सिद्धांत उन्हीं की पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में प्रकाशित हुआ। इस किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस किताब का नाम सभी लोग याद कर लेंगे। ठीक है, सभी लोग इस किताब का नाम याद रख लेंगे। ब्लूम के इस विभाजन को, ब्लूम के इस विभाजन को, ब्लूम के इस विभाजन को ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी ऑब्लिक डोमेन, या तो टैक्सोनॉमी कहते हैं या कहीं कहीं पर डोमेन वर्ड यूज किया जाता है। ब्लूम के इस विभाजन को ब्लूम की टैक्सोनॉमी या ब्लूम के डोमेन के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग को बात करनी है ब्लूम के विभाजन की। जो शैक्षिक उद्देश्य थे, ब्लूम ने कुल 3 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों की बात की है: संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोक्रियात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोक्रियात्मक क्षेत्र। इन्होंने बताया कि शिक्षण के शैक्षिक जो उद्देश्य होते हैं हमारे, जो हम शिक्षण करते हैं तो हम क्या क्यों करते हैं, इसके 3 कारण होता है। एक कॉग्निटिव होता है आपका, एक अफेक्टिव होता है और एक साइकोमोटर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। अब उनको एक एक करके हम लोग आराम से थॉरली देखेंगे कि क्या कहता है आपका संज्ञानात्मक पक्ष, क्या क्या चीजें डाली थी उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों में कि अगर हम संज्ञानात्मक पक्ष अचीव करना चाह रहे हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ये सारी बातें अब हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लूम के इस विभाजन में, ब्लूम के इस विभाजन में कुल 3 क्षेत्र हैं। ब्लूम के इस विभाजन में कुल 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र। पहला इन्होंने बताया संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा बताया है इन्होंने भावात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, और तीसरा इन्होंने बताया है मनोक्रियात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, तीसरा हो जाता है मनोक्रियात्मक क्षेत्र। मनोक्रियात्मक क्षेत्र। अच्छा, बात करें अगर हम लोग संज्ञानात्मक क्षेत्र की, तो अंग्रेजी वाले बच्चों का भी पूरा ध्यान रखिए, उनके लिए लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है,
फिर आपका भावात्मक क्षेत्र आता है, इसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन। और फिर आता है आपका मनोक्रियात्मक क्षेत्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन। तो ये रहे ब्लूम के विभाजन के कुल 3 क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोक्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक की क्षेत्रों की आराम से हम लोग। पहला क्षेत्र हम लोग को लेना है संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन। अब कॉग्निटिव डोमेन क्या कहता है? देखो, पहली चीज किसने दिया कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, तो पहली पॉइंट यही बन जाती है आपकी जो जानने वाली है। यह पक्ष सिर्फ ब्लूम के द्वारा, सिर्फ ब्लूम के द्वारा, यह पक्ष सिर्फ ब्लूम के द्वारा 1956 में प्रतिपादित किया गया। कब? 1956 में प्रतिपादित किया गया। यह पक्ष सिर्फ ब्लूम के द्वारा 1956 में प्रतिपादित किया गया। इस पक्ष में कुल टोटल मिला के 6 चरण बताए हैं इन्होंने। इस पक्ष में 6 चरण दिए। इस पक्ष में ब्लूम ने कुल 6 चरण दिए। अब हम उन चरणों को जानने से पहले एक चीज आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपको समझ में आया कि ब्लूम ने किया क्या? ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य बताए कि अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो हमारे पढ़ने के इन्होंने 3 उद्देश्य बताए। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब आप सीखना क्यों चाहते हो, संज्ञान में क्यों लाना चाहते हो चीजों को, आप जानकारी चाहते हो, यही हुआ संज्ञानात्मक पक्ष। जो आप जानकारी चाहते हो वो होता है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र। चीजें आपके भाव से जुड़ी हुई है, वो हुआ आपका भावात्मक पक्ष। और आपके मनोक्रिया, मन की क्रिया जो हुई उसको बोलते हैं मनोक्रियात्मक पक्ष। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब यहां पर संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 चरण बताए हैं। किसने? ब्लूम ने। याद रखना, जो अब बताने जा रहा हूं ये वाले 6 चरण किसने बताए हैं? ये वाले 6 चरण बताए हैं ब्लूम ने। चलिए देखते हैं। ज्ञान एक, ज्ञान दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। चौथा है आपका विश्लेषण। फिर आता है आपका 5वां संश्लेषण। और छठा जो है वो आता है आपका मूल्यांकन। अब इसकी इंग्लिश देखते हैं। ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। ज्ञान क्या है? नॉलेज। बोध क्या है आपका? कॉम्प्रिहेंशन। समझना जिसको बोलते हैं वो बोध होता है, कॉम्प्रिहेंशन। फिर अनुप्रयोग क्या होता है? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। फिर आता है आपका विश्लेषण। विश्लेषण को क्या बोलते हैं? एनालिसिस। फिर आता है संश्लेषण, इसको बोलते हैं हम लोग सिंथेसिस।
उसके बाद आता है आपका मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं हम लोग इवैल्यूएशन। ये हुआ आपका कंप्लीट। अब एक बार बेटा इसको ध्यान से देखो, संज्ञानात्मक क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे थे, तो यह पक्ष सिर्फ ब्लूम के द्वारा 1956 में प्रतिपादित किया गया। इस पक्ष में 6 चरण दिए गए हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान क्या होता है आपका? ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज। बोध का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन। विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस। संश्लेषण मतलब सिंथेसिस। और मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। डिटेल में इसको अगर हम लोग समझें तो अगर आप संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करते हो तो वहां पे जानकारी की बात होती है, चीजें आपके संज्ञान में लाई जाती हैं, ठीक है, आपकी नॉलेज में लाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ज्ञान। फिर सबसे पहले आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान हुआ, ज्ञान को आपने बोध किया, समझा, ज्ञान का बोध हुआ। फिर उसको आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग हुआ। उसके बाद उसका विश्लेषण हुआ। विश्लेषण का क्या मतलब होता है कि जब आप जानकारी को, मिली हुई सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर और उसके बारे में सोचते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं। संश्लेषण क्या होता है? जब आप ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे होते हैं, आपको जो चीजें पता होती हैं, उसको, जो चीजें आपको पता थी उसके बाद आपको जो चीजें नहीं पता थी, मिली हुई जानकारी से, जब आप मिली हुई जानकारी से जो चीजें आपको पता थी उनसे जो चीजें नहीं पता है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक क्राइम सीन है, यहां पे मर्डर हुआ, चोरी हुई। अब यहां पे मर्डर हुआ या चोरी हुई, यह आपको पता चल गया, कब हुई, कितने बजे हुई, कहां से हुई, सब पता चल गया। किसने की? जब आप ये पता लगाने बैठ गए हो तो आप क्या कर रहे हो? संश्लेषण कर रहे हो, यानी कि आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हो। लास्ट में जब सब कुछ आपने कर लिया तो आपको करना होता है क्या? मूल्यांकन, कि हमने जो भी निष्कर्ष निकाला क्या वो सही निकाला है, तो उसका आप लास्ट में क्या करते हो? मूल्यांकन करते हो। तो ये रहा आपका ब्लूम का, जो ब्लूम ने बताए थे 6 चरण, ये वो रहे आपके, ठीक है। लेकिन यहां पे मामला थोड़ा सा और है कुछ। जब 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र दिया था ब्लूम ने, लेकिन जब बात पहुंची 2001 में तो इन्हीं के शिष्य थे एंडरसन और क्रेटवॉल। एंडरसन और क्रेटवॉल 2 शिष्य थे ब्लूम के। उन्होंने कहा इसमें कुछ चेंज करना है, इसमें कुछ चेंज करना है, और उन्होंने अपने नए 6 स्टेप्स दिए, अपने नए 6 स्टेप्स दिए। उनको भी देख लेते हैं। अब फिलहाल वही किताबों में आपको मिलते हैं। चलिए, दो 2001 में ब्लूम के शिष्य एंडरसन और क्रेटवॉल, एंडरसन और 2001 में ब्लूम के शिष्य एंडरसन और क्रेटवॉल ने इन चरणों में बदलाव किया। इन चरणों में बदलाव किया और अब इसमें निम्न 6 चरण हैं, और अब इसमें निम्न 6 चरण हैं, ठीक है। कौन कौन से वो चरण हैं वो देखना है हम लोगों को। इसमें निम्न 6 चरण हैं: 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले वहां क्या था? ज्ञान था। यहां इन्होंने क्या किया? याद करना। फिर आपने चीजों को याद किया। याद करने के बाद आप क्या करोगे? समझना। वही बोध जो था उसी का नाम चेंज हुआ है यहां पे, और कुछ नहीं हुआ है।
याद करना, समझना, फिर वहां पे प्रयोग एप्लीकेशन था, वहां पर भी, यहां पर भी वही हुआ, प्रयोग में लाना। कोई खास चेंज नहीं है। ज्ञान को याद करना कर दिया, ज्ञान को क्या किया, याद करना कह दिया है, फिर बोध समझना ही है, प्रयोग में लाना यानी कि एप्लीकेशन आपका हाई है, फिर विश्लेषण है। संश्लेषण को यहां पे जगह नहीं मिल पाई, थोड़ा सा दिक्कत ये हुई कि विश्लेषण तो किया पर संश्लेषण के को जगह नहीं दी। फिर उसके बाद कहा कि विश्लेषण के बाद हम करेंगे मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद हम करेंगे रचना, नई चीज बनाएंगे, रचना, मूल्यांकन के बाद रचना। तो इसको भी इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब याद करना को क्या कहते हैं, रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग। अब रिकॉल करते हो तो रिकॉलिंग, रिकॉलिंग। समझना, कॉम्प्रीहेंडिंग, वही कॉम्प्रीहेंशन वाला, कॉम्प्रीहेंडिंग। उसके बाद प्रयोग में लाना, अप्लाइंग। उसके बाद आपका आता है विश्लेषण, इसको आप वही बोलोगे सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग। उसके बाद आता है मूल्यांकन, इसको बोलते हैं इवेल्युएटिंग। उसके बाद आता है आपका रचना, इसको बोलते हैं क्रिएटिंग। तो ये रहा आपका ब्लूम के शिष्य एंडरसन और क्रेटवॉल। इन्होंने जो बदलाव किया उसके बाद जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी तैयार हुई, उसके 6 चरण जो इन्होंने दिए वो आपके सामने है, ठीक है बेटा। याद करना, समझना, प्रयोग में लाना, विश्लेषण, मूल्यांकन और रचना करना। आप पहले चीजों को याद करिए, फिर समझिए, फिर प्रयोग में लाइए, फिर उस पर विश्लेषण करिए, फिर उसका मूल्यांकन करिए और लास्ट में रचना करिए। लास्ट में क्या करना है, रचना करना है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बात हो गई बेटा आपके पहले संज्ञानात्मक पक्ष की कंप्लीट। अब हमको बात करनी है दूसरे चरण की। दूसरा चरण क्या है, भावात्मक पक्ष है आपका। पॉइंट नंबर 2 डाल दीजिएगा, भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष की अगर हम लोग बात करें तो ये पक्ष किसने दिया, सबसे पहली बात वो वाला जो पक्ष था उसको 1956 में दिया था। किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। 1956 में दिया था, किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। भावात्मक पक्ष किसने दिया, तो यहां पे अकेले ब्लूम नहीं रह गए, है तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी, तो ब्लूम तो है, लेकिन यहां पर ब्लूम के साथ 2 लोग और आ गए। और कब आए, तो यह पक्ष 1964 में ब्लूम, मेसिया और क्रॉथवेल इन तीनों ने मिलकर दी, इन तीनों ने मिलकर दी थी। तो एक इस पॉइंट को लिखिएगा, यह पक्ष बहुत लाइट हो जाएगा, रहने देते हैं इसको। यह पक्ष 1964 में ब्लूम, मेसिया, तथा क्रॉथवेल के द्वारा दिया गया, ठीक है बेटा। भावात्मक पक्ष किसने दिया, 1964 में दिया ब्लूम, मेसिया तथा क्रॉथवेल, इन तीनों ने मिल करके दिया था। ब्लूम, मेसिया तथा क्रॉथवेल, इन तीनों ने मिला जुला कर दिया आपका भावात्मक पक्ष, ठीक है। अब और बातें करते हैं। यह पक्ष जो है, जो आपका भावात्मक पक्ष है, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष का क्या काम था, संज्ञानात्मक पक्ष का काम था विषय वस्तु को समझना, ठीक है। तो लेकिन जो आपका भावात्मक पक्ष है, यह क्या जोर देता है, यह सिर्फ विषय वस्तु को समझने पर जोर नहीं देता है,
बल्कि आप विषय वस्तु को महसूस करने पे जोर दिलवाता है आपसे कि सिर्फ विषय वस्तु को समझना नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको अपनी आम जिंदगी से जोड़कर उसको महसूस करना है। यह है आपका भावात्मक पक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये वाली पॉइंट भी बेटा लिख लो। यह पक्ष थोड़ा सा पेन को और बढ़ा लेते हैं। यह पक्ष सिर्फ विषय वस्तु को समझने पर जोर ना देकर, यह पक्ष विषय वस्तु को समझने पर जोर, विषय वस्तु को सिर्फ समझने पर तो कहता ही है, सिर्फ समझने पर जोर ना देकर विषय वस्तु को महसूस करने पर जोर देता है। जैसे जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि वो जानकारी लेने पे जोर देता है कि आप जानकारी मिले उसको एक्सेप्ट करो, उसको लो। लेकिन जब भावात्मक पक्ष की बात हो रही है तो यहां पे आपको सिर्फ जानकारी लेने पर यह जोर नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कह रहा है कि उस जानकारी को, जो भी चीज आपको मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन, उसको महसूस करो। तो अगर आप एक बार चीजों को महसूस करेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में स्टिक कर जाएंगी। ठीक है, हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग में बस जाएंगी। इसीलिए भावात्मक पक्ष विषय वस्तु को महसूस करने पर जोर देता है। एक बार आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग इसके 5 चरण दिए गए हैं, उनको देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। इसके 5 चरण निम्न हैं। इसके 5 चरण निम्न है। इसके टोटल 5 चरण बताए गए, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले होता है आग्रहण। सबसे पहले होता है आपका आग्रहण, फिर होता है आपका प्रतिक्रिया। सबसे पहले क्या है आपका आग्रहण, फिर आया प्रतिक्रिया, फिर आया मूल्य निर्माण, फिर आया आपका मूल्य निर्माण। ठीक है, पहले आया आपका क्या आग्रहण, फिर आया प्रतिक्रिया, फिर आया आपका मूल्य निर्माण। ठीक है बेटा, मूल्य निर्माण के बाद क्या आता है आपका, आता है संगठन। संगठन के बाद आपका क्या आता है चरित्रीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग देखेंगे, उसके बाद आराम से इसको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अब आया अग्रहण। ठीक है, अग्रहण का क्या मतलब होता है, प्राप्त करना। तो इसको प्राप्त करना मतलब इंग्लिश में रिसीव करना, तो रिसीविंग। प्रतिक्रिया का क्या मतलब होता है, फीडबैक देना, रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स देना का मतलब रिस्पॉन्डिंग, तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग। फिर आता है मूल्य निर्माण, वैल्यू फॉर्मेशन। मूल्य क्या होता है, वैल्यू, तो वैल्यू निर्माण, तो वैल्यूइंग हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका वैल्यूइंग। फिर होता है आपका संगठन। संगठन मीन्स होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने की अंग्रेजी हो जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद होता है आपका चरित्रीकरण। चरित्रीकरण का मतलब होता है कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग। ठीक है,
तो इसके 5 चरण हैं। उन 5 चरण में जो भावात्मक पक्ष है उसके 5 चरण दिए हैं। पहला होता है अग्रहण। अग्रहण का मतलब होता है रिसीव करना, प्राप्त करना। उसके बाद होता है आपका प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्डिंग। उसके बाद आता है आपका मूल्य निर्माण जिसको बोलते हैं वैल्यूइंग। उसके बाद आता है आपका संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद लास्ट में आता है आपका चरित्रीकरण यानी कि कैरेक्टराइजिंग। अब अग्रहण का मतलब होता है रिसीविंग, तो चीजों को, सूचना को यहां पे मिली, फिर उसका रिस्पॉन्स किया, फिर उसकी देखा कि इसमें मूल्य निर्माण कहां से हुआ। चूंकि हमको क्या करना था, सूचना को, विषय वस्तु को महसूस करना था, वो यहीं से आया, वैल्यूइंग। उसके बाद उस जानकारी को इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया और उसको अपने चरित्र में ढाला। अगर वो अच्छी है, मूल्य निर्माण किया, अगर वो अच्छी है, उसको ऑर्गेनाइज किया तो अपने चरित्र में उसको ढाला। तो इसीलिए लिखा गया है लास्ट जो है आपका कैरेक्टराइजिंग। तो ये रहा बेटा आपका भावात्मक पक्ष जो कि ब्लूम, मेसिया और क्रॉथवेल, ब्लूम, मेसिया और क्रॉथवेल इन तीनों ने मिलकर के दी थी। तो ये रहा आपका 5 चरण। ठीक है, अब इसके बाद बचता क्या है आपका, इसके बाद बचता है आपका मनोक्रियात्मक पक्ष। उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मनोक्रियात्मक पक्ष ये आपका तीसरा पक्ष, लास्ट वाला। हेडिंग ऐसे बना लो 3। अब लिख लो मनो क्रियात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष। अच्छा, आप बात कर रहे हैं अगर हम लोग मनोक्रियात्मक पक्ष की, तो क्या होता है बेटा मनोक्रियात्मक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं साइको मोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, अब साइकोमोटर डोमेन की बात करें कि किसने दिया, मनोक्रियात्मक पक्ष किसने दिया? सॉरी, देखिए अगर बात करें कि यह पक्ष किसने दिया, तो यह पक्ष सिर्फ ब्लूम ने दिया। किसने? यह पक्ष किसने दिया? तो इस पक्ष का ब्लूम ने सिर्फ नामकरण किया लेकिन इसके चरण नहीं दिए। ठीक है, इस पक्ष का नामकरण तो ब्लूम ने किया, इस पक्ष का नामकरण तो ब्लूम ने किया, पर इस पक्ष का नामकरण तो ब्लूम ने किया पर इसके चरण नहीं दिए, पर इसके चरण नहीं दिए। यह चीज आपको याद रखनी है कि मनोक्रियात्मक पक्ष के कोई भी चरण नहीं दिए हैं ब्लूम ने। ब्लूम ने मनोक्रियात्मक पक्ष के कोई भी चरण नहीं दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन बाद में एक चीज और फिर इंपॉर्टेंट यहां से आ गई कि बाद में अनेक लोगों ने दिए इनके चरण। बाद में उनके शिष्य, बाद में उनके शिष्य सिम्पसन ने 1969 में, बाद में उनके शिष्य सिम्पसन ने 1969 में इसके चरण दिए। किसने दिए? इनके शिष्य ने दिए, इन्होंने नहीं दिए, चरण दिए। ठीक है, बाद में इनके शिष्य सिम्पसन ने 1969 में इसके चरण दिए। ठीक है बेटा, चलिए, लेकिन अब इन्होंने तो दिए लेकिन ब्लूम ने नहीं दिए। और हमारे यहां के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर दवे। तो हम भारत में प्रोफेसर दवे का विभाजन स्वीकार करते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया, सिम्पसन ने दिया और 2-4 लोगों ने दिया, लेकिन भारत में हम प्रोफेसर दवे का विभाजन स्वीकार करते हैं। ठीक है, करते हैं, पढ़ते हैं, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिम्पसन वाला नहीं पढ़ते हैं, भारत में हम प्रोफेसर दवे का जो विभाजन है उसे स्वीकार करते हैं। ठीक है,
भारत में हम प्रोफेसर दवे, हम भारत में दबे नहीं है प्रोफेसर, प्रोफेसर दवे है, दबे नहीं है। भारत में हम प्रोफेसर दवे का विभाजन स्वीकार करते हैं। भारत में अगर बात करें तो हम लोग प्रोफेसर दवे का जो विभाजन है वो स्वीकार करते हैं। और इसके बाद जो बात होती है, भारत में प्रोफेसर दवे का विभाजन स्वीकार करते हैं और उसके चरण अब आपको बताते हैं, ठीक है। इसके निम्न चरण हैं, इसके निम्न चरण हैं। कौन कौन से चरण है इसके, वो देखते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला आता है आपका उद्दीपन। उद्दीपन। दूसरा आता है आपका अनुकरण। तीसरा आता है आपका क्रियान्वयन। उद्दीपन, अनुकरण, फिर आता है आपका क्रियान्वयन, फिर आता है आपका परिशुद्धता, परिशुद्धता, फिर आता है आपका संतुलन, संतुलन, फिर आता है आपका स्वचालन, फिर आता है आपका आदत निर्माण। ठीक है, तो ये 7 चरण दिए हैं प्रोफेसर दवे ने। प्रोफेसर दवे ने ये 7 चरण दिए, उद्दीपन, अनुकरण, क्रियान्वयन, परिशुद्धता, संतुलन, स्वचालन और आदत निर्माण। अब एक एक करके हम लोग इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, ठीक है। उद्दीपन का मतलब होता है स्टिमुलस। उद्दीपक का क्या मतलब होता है, स्टिमुलस, तो उसी से बनाते हैं स्टिमुलेटिंग। अब अनुकरण, अनुकरण का क्या मतलब होता है, इमिटेटिंग। इमिटेटिंग। फिर क्रियान्वयन का क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूटिंग। फिर परिशुद्धता, परिशुद्धता का क्या मतलब होता है बेटा, परिशुद्धता का मतलब होता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। फिर आता है आपका संतुलन, संतुलन का क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। फिर आता है आपका स्वचालन, स्वचालन का मतलब होता है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन। फिर आपका आता है आदत निर्माण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आदत मतलब हैबिट, और निर्माण का हो जाएगा फॉर्मेशन। ये रहा बेटा आपका कंप्लीट, ठीक है। इसके जो आपका लास्ट में था मनोक्रियात्मक पक्ष, इसके 7 चरण बताए हैं प्रोफेसर दवे ने। सिम्पसन ने महोदय ने भी बाद में बताया था, लेकिन वो वाला हम लोग पढ़ते नहीं है। प्रोफेसर दवे ने जो बताया वही पढ़ते हैं। क्या क्या है, उद्दीपन, क्रियान्वयन, उद्दीपन, अनुकरण, क्रियान्वयन, परिशुद्धता, संतुलन, स्वचालन और आदत निर्माण। सबसे पहले स्टिमुलेट करते हैं हम लोग। उद्दीपक क्या करता है, स्टिमुलेटिंग तो होता है वो, तो पहले उद्दीपक उद्दीपन होता है, फिर हम लोग उसको फॉलो करते हैं अनुकरण, फिर उसको खुद से एग्जीक्यूट करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, फिर जांच करते हैं उसके परिशुद्धता की कि कितने % सही काम हुआ है, फिर संतुलन बनाते हैं, इक्विलिब्रियम, फिर स्वचालन, ऑटोमेशन, खुद से वो काम करता है। खुद से जो चीजें काम करने लगती हैं बाद में वही हमारी आदत में आ जाती हैं, और वो हो जाता है क्या, आदत निर्माण। तो सबसे पहले कोई चीज उद्दीपक आती है, जैसे नाखून तोड़ना, ये उद्दीपक है, ऐसे तोड़ रहे हैं, दिन भर बैठे तोड़ रहे हैं, आदत निर्माण, ठीक है, उद्दीपन हुआ।
हम लोगों ने देखा कहीं से, उसने हमको अच्छा लगा, ऐसे किया अच्छा लगा, अब बार बार इसको करने लगे, इसका अनुकरण करने लगे, ठीक है। अनुकरण किया, फिर उसका क्रियान्वयन किया, उसको देखा, फॉलो किया, फिर उसको अपने ऊपर भी लगाया। हाँ, उसने वो नाखून तोड़ रहा था, हम तोड़ रहे, तो हमको भी मजा आ रहा है, तो क्रियान्वयन किया। फिर उसके बाद परिशुद्धता आई, बहुत सफाई से अब हम नाखून तोड़ते हैं, बिल्कुल दर्द वर्द नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सफाई से, परिशुद्धता के साथ, उसके बाद संतुलन बनाया, इक्विलिब्रियम बनाया, ठीक है, कि अब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। फिर स्वचालन हुआ, अपने आप आदत पड़ गई, अब स्वचालन धीरे धीरे अपने आप हो रहा है काम। और लास्ट में आता है आपका आदत निर्माण। अब ये आदत पड़ गया, अब 2-4 घंटा आप खा भी जाओ तो छूटेगा नहीं, ये चलता रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये रही आपकी ब्लूम की कंप्लीट टैक्सोनॉमी इन वन वीडियो। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, इसको एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।